नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की आपकी जो क्लास है पूरी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर है और ये मान के चलें कि आज की क्लास से लगभग आपको गिनने यदि बैठोगे तो 125 क्या 200-250 फैक्ट मिलेंगे। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आज की जो क्लास है उससे आपको लगभग 125 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। इसके साथ में आपका जो रीट वालों के जो विश्व के भूगोल वाला जो पार्ट है वो पूरा ही साथियों रिवाइज होने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। अभी एक्चुअली मैं सीधा मंदिर से यहाँ आ गया हूँ। मैंने सोचा अब आपके बहुत कम समय बचा है तो पहले आपको क्लास दे दी जाए और उसके बाद में मैं फिर ताकि समय पे आपको क्लास मिल जाएगी, उसके बाद में फिर बाद में ही घर पे जाऊंगा। पहले स्टूडियो में ही आ गया हूँ सीधा। ठीक है साथियों, तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि आज वैसे भी क्लास थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि एक एक चीज अपनी लगभग भूगोल जो है बहुत कम समय में ही इसको पूरा रिवाइज कर देंगे। और आज वैसे प्रवेश पत्र भी आप लोगों के आने वाले हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा 2-3 मिनट का। जब सूचना मिलेगी तो उसकी चिंता मत करना, जब बिल्कुल सही न्यूज आएगी तब बनाऊंगा, जब तक अफवाहें तो बहुत चलेगी। तो साथियों शुरू करते हैं महाकाल का नाम लेके। और महादेव जो है महाकाल सभी पर कृपा बनाए रखे, ऐसी मेरी कामना है और प्रार्थना है महाकाल से। ठीक है, चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। चलिए, पहला प्रश्न है आपके लिए 5,000 रुपए के लिए कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। अब इस क्लास को मैंने लाइव ना लेकर रिकॉर्डेड ले रहा हूं क्योंकि लाइव में यही क्लास डबल टाइम की हो जाएगी और आपको इस समय व्यर्थ नहीं करना है। तो इसलिए अपन सीधा ही ये रिकॉर्डेड ही मैं इसको दे रहा हूं। यदि ये देते तो फिर मैं आपका इंतजार करता और समय बहुत ज्यादा होता। साथियों सौर मंडल की बात हो रही है, सबसे पहले ध्यान देना कि बात किसकी हो रही है, सौर मंडल की। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो चलिए सौर मंडल की बात हो रही है, यानी सौर मंडल क्या है कि सूर्य जो एक तारा है सबसे बड़ा, और सूर्य के चारों तरफ जो भी ग्रह उपग्रह जितने भी है उन सब का परिवार जो है वो सौर मंडल है। ठीक है, अब ये जो सूर्य है साथियों, ये सूर्य दो गैसों से, दो क्या वैसे दो से ज्यादा है लेकिन दो मुख्य गैसें हैं। एक तो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और प्लस हीलियम, इनसे मिलकर बना है। अब हाइड्रोजन भी साथियों देखोगे तो 71% है, ठीक है, और हीलियम है आपके 26.5%। इनसे मिलकर बना है आपका सूर्य, जो एक गैस का गोला है, और 2.5% बाकी दूसरे अलग गैसें हैं। ठीक है, यदि साथियों देखा जाए तो इस सूर्य को जो सौर मंडल का जनक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सौर मंडल का जनक। कोपरनिकस ने एक थ्योरी दी थी। पहले तो टॉलमी ने तो गलत बताया था कि पृथ्वी सूर्य के केंद्र में है और बाकी सारे जो है सूर्य और बाकी सब इसके चक्कर लगाते हैं कि पृथ्वी सौर मंडल के केंद्र में, ऐसा बताया था टॉलमी ने। लेकिन कोपरनिकस ने सही बताया कि नहीं, सूर्य केंद्र में है और बाकी सारे चक्कर लगाते हैं। तो ये है सूर्य को इसका जनक कहा जाता है। साथ ही सौर मंडल में यदि देखा जाए तो ध्यान देना कि सौर मंडल में यदि देखा जाए अभी वर्तमान में तो 8 ग्रह और लगभग 205 उपग्रह हैं। 8 ग्रह और 205 उपग्रह हैं सौर मंडल के अंदर। ठीक है, ये ध्यान देना। अब इसमें चाहे कितनी भी आकाश गंगाएं वगैरह सब है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो बात क्या चल रही है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। यदि अब इसका उत्तर मैं आपको बताऊं तो आपको भी पता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसे पृथ्वी की बहिन या भगिनी भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे, इसे सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार ये कहा जाता है। यदि साथियों मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है ना, और यहां पे पृथ्वी के समान दिन और रात पाए जाते हैं। पृथ्वी के समान दिन और रात कहां पाए जाते हैं, मंगल ग्रह में। यदि साथियों अरुण की बात करें तो अरुण की क्या विशेषता है, अरुण को एक तो लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, और ये
विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक है, विपरीत दिशा में घूमता है। अब देखो बाकी सारे ग्रह पृथ्वी वगैरह सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, और अरुण और शुक्र जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी कि यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम से होता है। अब सूर्य जो है वो भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, तो ये उल्टे घूमते हैं, ठीक है। यदि बृहस्पति की बात करें तो जैसा इसका नाम है वैसा ही यह सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, यह सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखो अपन ने एक प्रश्न के अंदर सौर मंडल के बहुत सारे फैक्ट पढ़े हैं, यदि देखोगे तो यहीं से 10-12 प्रश्न निकल गए आपके, ठीक है। बाय द वे देखो पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं कोई छोटे नहीं, लेकिन बहुत सारे फैक्ट चलते हैं दिमाग के अंदर। बाय द वे कोई ऐसा निकल भी गया कि हाँ ये है, तो टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए मैं ज्वाइन करने का कहता हूं कि टेलीग्राम पे क्या है, मैं वापस रीचेक करता हूं पूरी क्लास को वापस देने के बाद भी। देखो मैं मानव हूं, मुझसे भूलें बहुत होती है, ठीक है, और मैं अपनी भूलों से ही सीखता हूं, सीधी सी बात यह है, और जो है वो क्लियर कहता हूं। मैं कोई विद्वान नहीं हूं या कोई ऐसी मेरे अंदर कोई 140 से ऊपर बुद्धि है नहीं, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति हूं, तो हो सकती है गलतियां, ठीक है। जैसे कल महात्मा गांधी का नोट में प्रिंटिंग वाला जो है मैंने 1996 की जगह भारतीय मुद्रा में 1896 बता दिया, क्यों, वो 18 वाले सन चल रहे थे तो वो बता दिया, तो तुरंत ही टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया। अब कई जने पूछते हैं टेलीग्राम किस नाम से है, तो टेलीग्राम जो चैनल का नाम है गौरव ज्ञान धारा, स्पेलिंग सही लगाना, उसी नाम से हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। इससे ज्यादा तो क्या कर सकता हूँ, सामान्य आदमी हूँ, थोड़ा जीवन दो। घना जना कह सकते टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा, लिंक बताओ, मेरे लिंक नहीं खुल रहा। अब इतना तो थे खुद कर सको, रहे सब गुरु जी कर जन पर थे कहीं करो। चलिए ये समझ में आ गया सबसे चमकीला ग्रह वगैरह ये। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का प्रश्न क्या है अपना कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक तापांतर, ताप का अंतर सबसे ज्यादा कहां है? तो यदि साथियों देखा जाए तो यदि आप देखोगे तो सूर्य जो है उसके सबसे पास में जो ग्रह पाया जाता है वो बुध पाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में है शुक्र, ठीक। इस तरीके से अभी मैं क्रम बताऊंगा आपको। तो यहां पे यदि बात करें, सबसे पहले मैं आपको इसका उत्तर ही बताता हूं कि सबसे सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह आपको पूछा जाए तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है आपके बुध ग्रह, ठीक है। अब देखो हिसाब से ये सूर्य के सबसे पास है तो सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म ग्रह है ना ये है शुक्र, सबसे गर्म ग्रह। कारण क्या है? क्योंकि बुध का तापांतर सर्वाधिक है, तापांतर सर्वाधिक है, ठीक है। एक तो बुध की विशेषता यह है। दूसरी बुध की विशेषता यह है कि सबसे तेज कक्षीय गति, अपनी कक्षा में सबसे, क्योंकि पास में है ना, फटाफट दौड़ के चक्कर लगा देता है, ठीक है। सबसे तेज कक्षीय गति, ठीक है ना, इसकी कक्षीय गति सबसे तेज है, ये सबसे करीब है, ये ध्यान रखना, ठीक है, छोटा है ये। और शुक्र के बारे में आपको विशेषता बता चुका हूं मैं, और अरुण के बारे में भी आपको बता दी। इसके जितने ग्रह हैं ना वो भी विपरीत दिशा में चक्कर काटते हैं, तो इसके सारे ग्रह विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। और अरुण प्लस वरुण मिल जाए ना, अरुण प्लस वरुण, तो इनको क्या कहा जाता है? जुड़वा भाई, जुड़वा भाई, बेड़ारा, ठीक है, मारवाड़ी में क्या बेड़ारा भाई है, ठीक है। मंगल ग्रह आपको बता ही दिया है, और मंगल ग्रह की तो विशेषताएं वैसे बहुत ज्यादा है, इस पे एक्सपेरिमेंट बहुत चलते हैं, ठीक है ना। तो लाल ग्रह ये, और आसानी से अपन भी देखते हैं तो इसको पहचान लेते हैं अपने आसानी से, और ये सारी विशेषताएं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना यहाँ पे कि जो बुध ग्रह है उसका, इसका उत्तर क्या है? सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सूर्य का कौन सा भाग सूर्य का मुकुट कहलाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। यदि आप इस प्रश्न को समझें
अब यहां से अपन को बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी। ये पूछा है कि सूर्य का मुकुट, ठीक है ना, सूर्य का मुकुट कहलाता है सूर्य का कौन सा भाग। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है क्रोड़, दूसरा ऑप्शन है सूर्य किरीट, तीसरा ऑप्शन है आभा मंडल और चौथा ऑप्शन है सौर कलंक। चलिए साथियों, सबसे पहले आपको उत्तर बताते हैं। इसका उत्तर है सूर्य किरीट, जिसे कोरोना भी कहा जाता है, ठीक है ना, वायु जी को बीमारी को नहीं, ठीक है, सूर्य कोरोना। अब यदि ये क्रोड़ है, ये साथियों जो है सूर्य का बिल्कुल मध्य भाग, सूर्य का मध्य, बिल्कुल मध्य भाग जो है वो है ये, ठीक है ना, ये क्रोड़ सूर्य का बिल्कुल मध्य भाग है। और यहां पे इस क्रोड़ के अंदर ही क्या होती है, इसके अंदर नाभिकीय संलयन, क्रोड़ के अंदर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन, जिससे ऊष्मा पैदा होती है। तो ये सबसे बिल्कुल मध्य भाग है। यदि ये देखा जाए साथियों, तो सूर्य का जो तापमंडल है, सूर्य का जो तापमंडल है, तापमंडल का ये बाहरी भाग है, ठीक है, तापमंडल का बाहरी भाग है आपके सूर्य किरीट, जिसे क्या कहा जाता है, सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, यदि बन गया ना आपके पौ मारे 25 हो जाएगी। ठीक, अगला देखो, ये देखना कि आभा मंडल, आभा मंडल जो है ये सूर्य के चारों तरफ जो वायुमंडल पाया जाता है, सूर्य का जो वायुमंडल है, चारों तरफ जो वायुमंडल पाया जाता है, उसका सबसे बाहरी भाग है। सूर्य के वायुमंडल का कर देते हैं, सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है, ठीक है। और सौर कलंक क्या है, सौर कलंक सूर्य के, मतलब कभी कभी ये आकस्मिक घटनाओं से बनते हैं और कभी कभी सूर्य के अंदर जो है वहां पे कुछ हिस्सों का तापमान कम हो जाता है, तो वहां पे ये काले धब्बे बन जाते हैं। तो सूर्य पर जो धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है ना, धब्बे, और वो भी कैसे, काले धब्बे, ये सौर कलंक कहलाते हैं, ठीक है। और इसके भी है ना दो भाग है सौर कलंक के भी, एक तो है पेनम्बरा, पेनम्बरा, पेनम्बरा और अंबरा, ठीक है ना, ये दो भाग इसके भी पाए जाते हैं। तो ये सूर्य से संबंधित आपके कुछ फैक्ट आ गए जो ध्यान में रखने हैं आपको, ठीक है ना। फिर देखो, अभी सौर मंडल आपके लगभग कितना कवर हो गया, अभी तो बहुत कवर होगा, लगभग पूरा, मैं कह रहा हूं ना, आपके इस क्लास में आपके मतलब जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो लगभग आपके रिवीजन हो जाएगा। चाहे पानी 10 बार पीना पड़े, लेकिन आज आपको रिवीजन पूरा करूंगा। चलिए, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न कंप्यूटर जी। हाँ देवियों और सज्जनों, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? यह है आपके सामने अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्न ध्यान देने लायक यह है कि सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ठीक है, सौर मंडल का पूरा, यानी किसी भी ग्रह पर हो, वो कौन से ग्रह पर है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं क्या पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है साथियों? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, सभी को पता है। अब वर्तमान में इसकी 8,850 मीटर ऊंचाई है। बीच में अपन 8,848 पढ़ते थे, लेकिन क्या है कि वो जो प्लेटें निरंतर खिसकती है, तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा बढ़ती है उसकी हाइट, ठीक है। ये अब इसका सही उत्तर है ना साथियों, आपके है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर ये निक्स ओलंपिया नाम का पर्वत पाया जाता है, जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा है। और यदि ये निक्स ओलंपिया जो पर्वत है ना साथियों, ये निक्स ओलंपिया, ये माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है, माउंट एवरेस्ट का 3 गुना। समझ लो आपके कितना ऊंचा होगा, माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है ये पर्वत जो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। इसके अलावा मंगल ग्रह पर एक ज्वालामुखी भी पाया जाता है, ज्वालामुखी, जिसका नाम है ओलंपियन मेसी, ओलंपियन मेसी नाम का ज्वालामुखी भी पाया जाता है, जो यहां पे पाया जाता है। शनि जो है सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है, दूसरा
बड़ा ग्रह है और इसके चारों तरफ 7 वलय पाई जाती है, वलय पाई जाती है। ठीक है, बृहस्पति के बारे में आपको बता दिया है कि ये जो है जैसा इसका नाम है वैसा सबसे बड़ा, और इसकी एक और विशेषता यह है कि इसकी घूर्णन गति जो है ना सबसे तेज है, लगभग 9 घंटे सबसे तेज घूर्णन गति। ठीक है, चलिए बहुत सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। ये अपना ये तो पता ही है, अपनी पृथ्वी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे संबंधित तो आपको क्या बताऊं, जैसे नीला ग्रह कहते हैं इसे, ठीक है ना, नीला ग्रह, जलीय ग्रह भी कह देते हैं। ठीक है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस वगैरह, ये थोड़े फैक्ट आपको सबको पता ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है साथियों, अपसौर किस तिथि को होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अपसौर किस तिथि को होता है? ध्यान देने लायक चीज है अपसौर। अब देखो यहां पे एक तो है अपसौर, ठीक है, एक है उपसौर। ठीक है, दोनों जो चीजें हैं, एक पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में बिल्कुल कम दूरी, और एक है सर्वाधिक दूरी। अब सर्वाधिक और कम का मतलब यूं नहीं है कि कम दूरी में 5 किलोमीटर सूर्य है, एडो कौन है, ठीक है, और दूर को मतलब भी वो भी नहीं है कि कई अरब किलोमीटर दूर है, ऐसा भी नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, उपसौर और अपसौर, पहले तो अंतर करना बताता हूं मैं आपको, आपको याद कैसे रहे वो। ठीक है, तो देखो इसको याद रखने के लिए ऐसे करना, अपदू, ठीक है, और अभी ये याद रख लेना कि गौरव सर के क्या चल रहे हैं, उपवास चल रहे हैं। ठीक है, तो अपन यहां लिख देते उपास, ठीक है, उपवास नहीं लिख के उपास लिख देते हैं। तो उपास यानी कि उपसौर जहां पूछे तो आपको ध्यान देना है कि ये बिल्कुल पास वाली सिचुएशन है। ठीक है, पास वाली सिचुएशन है, और पास वाली सिचुएशन में होगी 14.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी, करोड़ किलोमीटर की दूरी। ठीक है, और दूर वाले में जो होगी साथियों वो होगी आपके 15 पॉइंट, ये तो होगी 15.2 करोड़ किलोमीटर, 21 है वैसे, ठीक है ना, 2 करोड़ किलोमीटर, इतनी दूरी इनके बीच में होगी। अब आपको तिथि याद रखनी हो तो कैसे याद रखोगे कि सर पास वाली और दूर वाली तिथि में ही तो बकरी डब्बे में आती है, बकरी डब्बे में आएगी नहीं, ये बात है, समझना। इसको याद रखने का बताता हूं। देखो अपने नया साल शुरू अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मतलब देखते हैं, ठीक है ना, हैप्पी न्यू ईयर सब जने ज्यादातर जनवरी को ही कहते हैं, भले ही कितने ही कहो कि चैत्र महीने कहना, लेकिन ज्यादातर कहेंगे आपने वो, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से महीना शुरू होता है कब, जनवरी से। तो एक तिथि तो आपके याद रखनी है 3 जनवरी, और एक याद रखनी है 4 जुलाई। ठीक है, 3 और 4 है जनवरी और जुलाई, ठीक, इतना याद रखना है। अब देखो सबसे महीना पहले स्टार्ट हुआ, सबसे पहले यानी पास में तिथि कौन सी आएगी, 3 जनवरी की आएगी। तो चले जाओ उपास के अंदर, उपास के अंदर चले गए, और उपास के अंदर जाकर 3 जनवरी सबसे पहले तिथि कौन सी आएगी, 3 जनवरी आएगी। फिर उसके बाद में दूर कौन सी तिथि आएगी, साल शुरू हुआ है तब, तो 4 जुलाई आएगी। तो दूर में चले जाओ, तो दूर के अंदर 4 जुलाई। अब प्रश्न क्या था आपके कि अपसौर किस तिथि को होता है? अब देखो अपदू यानी कि 4 जुलाई, तो 4 जुलाई कहां है, ये रहा गुरुजी। तो चिंता किस बात की है, सही उत्तर तो यही है आपका। ठीक, और 22 दिसंबर की क्या खासियत है कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात, सबसे लंबी रात, और 21 जून सबसे बड़ा दिन। अब ये क्या है साथियों कि ये उत्तरी गोलार्ध की बात है, दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, अपन उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। तो 22 दिसंबर सबसे लंबी रात यानी सबसे छोटा दिन हो गया, यहां 21 जून को सबसे बड़ा दिन यानी कि सबसे छोटी रात हो गई। और यहां पे आपको पता है 21 जून को क्या मनाया जाता है कि हाँ गुरुजी मैं गया हा एक दिन योगा करने, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। बस एक दिन गए और दूसरे दिन गेटी यानी कि आर्नो कर दियो, यानी कि गए नहीं। ठीक है ना, ज्यादातर यूं है कि योग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फोटो खिंचवा दें बस, बाकी कुछ नहीं।
90% से ज्यादा लोग, है ना। और जो रेगुलर करने वाले हैं उनको फोटो की इतनी जरूरत उस दिन पड़ती नहीं, उनको पता है कि भाई जो 4 दिन की चांदनी वाले हैं उनको कर लेना, तो अपन रेगुलर वाले। हालांकि मैं भी जो है, हमारा योगा ग्रुप है और हम नियमित करते हैं, मुझे 4 साल हो गए योगा ग्रुप हमारा है। और आप जो कभी कभी मैं डाल देता हूँ फोटो अभिषेक के अपने चैनल की कम्युनिटी पे या टेलीग्राम पे भी डालता हूँ, तो वो योगा ग्रुप हमारा है। और वो योगा ग्रुप के साथ में ही हम ये सारी क्रियाएं, जो जैसे भी कहीं कोई एनजीओ के थ्रू कुछ करना है या जहां भी जो भी जैसा हो सकता है, जितना सामर्थ्य महादेव ने दिया है उतना कर लेते हैं। बाकी हम कोई करने वाले नहीं है, हमको करवाने वाला महादेव ही है, वो ही करता है, हम तो निमित्त है। ठीक है, चलिए, ये अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस है साथियों। ध्यान देना कि अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस सिर्फ 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, किसको पता है क्या? मैं तो बताऊंगा ही, हालांकि लाइव क्लास नहीं है, नहीं तो कमेंट का इंतजार करते हैं। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। देखो, शक्ति है ना, शक्ति किसी न किसी चीज से हमारी पृथ्वी को या किसी को भी कहां से मिल रही है, यानी ऊर्जा कहां से मिल रही है? सूर्य से। ठीक है ना, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। तो जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा मतलब ऊर्जा किस दिन मिलेगी? जब सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ेगी, तो यानी 21 जून सबसे बड़ा दिन है, मतलब बहुत भरपूर ऊर्जा उस दिन मिलती है, इसलिए 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न में आपके बहुत सारे आ गए और ये आपके ट्रिक से आपको याद भी हो जाएंगे। चलिए, हाँ, अब देखो, अब ये आ गए लगभग बहुत सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे साथियों। अब देखो, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है ना, ये अपने जीजीडी वन लाइनर का ही पेज है, जिनके पास में उनको तो पता होगा अच्छी तरीके से। तो मैंने ये, हालांकि ये पेज अब देखो इसमें है, लेकिन मैंने क्लास जब करवाई थी मैंने ये ट्रिक बताई थी सारी की सारी, ऐसा है ना, सारी चीजें कक्षा में भी मैं काफी सारी चीजें आपको जितनी हो सकती है उतनी करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की ट्रिक क्या है, यहां पे यदि देखोगे साथियों कि बुध शुद्ध, ठीक है, किसी को शुद्ध बुध पूछनी है, वो भी किसको? पीएम साहब को। लेकिन शुद्ध बुध पूछी नहीं, अपन ने बुध शुद्ध पूछी। क्यों? अपन दिमाग हर बार सीधो नहीं चले, कई बार उल्टो भी चले। तो बुध शुद्ध पीएम, बस अब पीएम साहब ने बुध शुद्ध पूछी, शुद्ध बुध पूछी कि नहीं, पीएम क्या के बस अब रेवा दे आई बुआ। ठीक है, तो बुध शुद्ध यानी कि सबसे पहला। अब ये देखो, सूर्य से दूरी के अनुसार है, यहां पे ध्यान देना कि सबसे पहला यानी सबसे पास में जो है वो बुध है, शुद्ध यानी शुक्र है, पी यानी पृथ्वी, उसके बाद में एम यानी मंगल, उसके बाद में ब यानी बृहस्पति, उसके बाद में शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। के बुध शुद्ध पीएम के बस अब, बुध शुद्ध पीएम बस अब। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और यहाँ पे मैंने वापस मेंशन भी कर रखा है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। और किसी को सीधा याद है या और कोई तरीका है तो बिल्कुल वो इसको मतलब नहीं करें, आपको पहले से याद है तो इसको नहीं करना है, नहीं याद हो रहा है तो इसको फॉलो करना है। ठीक है, पृथ्वी से दूरी के अनुसार, अब देखो ये तो है सूर्य से दूरी, यहाँ पे है पृथ्वी से दूरी के अनुसार, यानी सबसे पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा है, फिर दूर कौन सा है, फिर दूर कौन सा, ऐसे। ठीक है ना, तो इसकी साथियों ट्रिक है कि शुभ मंगल बुध, देखो शुभ मंगल और बुध तो आपके बाहर भी आपको पता ही ऐसे आते हैं, शुभ मंगल बुध, बस अब वापस पीछे जो है बस अब ऐसे का ऐसे रखना है और यहाँ पे चेंज करना है शुभ मंगल बुध। ठीक है, शुभ मंगल, देखो शुभ मंगल सावधान ऐसे भी कहते हैं ना, तो शुभ मंगल बुध। ठीक है, तो सबसे पास में है पृथ्वी की ही बहन कहलाने वाला शुक्र ग्रह, उसके बाद में है लाल ग्रह है मंगल ग्रह, उसके बाद में है बुध बाबड़ छोटो ग्रह है और वो दौड़न चक्कर काट ले सूर्य को फटाफट, ठीक है, 88 दिन में ही निकाल देता है। और उसके बाद में बृहस्पति सबसे बड़ा है, यार बृहस्पति यार गुरुवार, और गुरु तो आपको पता है कहते हैं बड़े होते हैं, है ना। और शनि, उसके बाद में शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ये है पृथ्वी से दूरी के आधार पर क्रम। ठीक है, तो पृथ्वी शुक्र मंगल बुध बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। अब देखो आकार की दृष्टि से ग्रहों का अवरोही क्रम। अब देखो एक तो होता है अवरोही और एक होता है आरोही। एक मिनट रुकना इसका, चलिए, एक तो होता है अवरोही और एक होता है आरोही। अब देखो इसमें आपको मैंने कई बार बताया है ये, लेकिन कई स्टूडेंट नए होंगे तो उनको पता नहीं होगा। इसमें अक्सर गिनो 1 2 3 4, 1 2 3, कम किसमें है, इसमें कम है और इसमें ज्यादा है। यानी कि अवरोही जहां भी पूछे तो ध्यान रखना ज्यादा से कम की ओर पूछेगा, ज्यादा से कम की ओर।
जब आपके ये कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप आरोही अवरोही के सवाल कर पाओगे। और यहाँ पे अक्सर है कम, तो यहाँ पूछेगा कम से ज्यादा की ओर। ठीक है, अब ज्यादा में बड़ा भी ले सकते हो और कम में छोटा भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आकार की दृष्टि से अवरोही, अवरोही यानी बड़े से छोटे की ओर पूछ रहा है। ठीक है, अवरोही। तो यहाँ पे देखो आप सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है, दूसरे नंबर पर शनि है, फिर अरुण वरुण, अरुण वरुण को तो साथ में ही रखना है आपको। ठीक है, और उसके बाद में फिर पृथ्वी आएगा, फिर शुक्र मंगल और बुध सबसे छोटा, और प्लूटो को क्षुद्र ग्रह कहकर और निकाल दिया 2006 में बाहर। क्यों? क्योंकि कक्षाएं काटता था दूसरे ग्रहों की, कहना नहीं मानता बदमाश बच्चा। बदमाश बच्चे को कहा कि आप घर पे जाओ, आपकी टीसी काट दी जाती है। ठीक है, चलिए सौर मंडल के ग्रहों के उपग्रहों की संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साथियों दो चीजें ध्यान देनी है कि बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई ग्रह नहीं, कोई उपग्रह नहीं, कोई उपग्रह नहीं। ठीक है ना, ये देखो 0 0। पृथ्वी के एक उपग्रह है, चंद्रमा प्राकृतिक है। ठीक है, मंगल के 2 है, बृहस्पति के 79, शनि के सबसे ज्यादा 82, अरुण के 27 और वरुण के 14। ठीक है ना, ये शनि के सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना। ठीक, और इसके अलावा अपने पृथ्वी का तो चंद्रमा चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, खूब अपने चंदा मामा में देखो चांद सा रोशन चेहरा चेहरे का रंग, है ना, ये बहुत सारे गीत भी खूब सारे बने हैं। तो ये लगभग आपके ये कंसेप्ट भी इसके साथ में क्लियर हो गया। ठीक है, और इसमें कुछ रहा तो नहीं, बहुत सारी मोस्ट ऑफ चीजें इसमें कवर हो गई। तो अब अपन नेक्स्ट पे जा सकते हैं। देखो ये एक तो ये ध्यान रखना कि इनके दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, और एक शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? यह है अपनी पृथ्वी। ठीक, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 66.5 डिग्री, ये 66.5। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। ठीक, ये 66.5 डिग्री, ये भी 23.5, 66.5, 90। ठीक है ना, अब क्या पूछा है? अब ये दक्षिणी है, ये उत्तरी है, सभी को पता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तो है विषुवत रेखा। ठीक है ना, ये तो है आपकी विषुवत, 0 डिग्री तो विषुवत भूमध्य रेखा है। जो ऊपर वाली जो 23.5 है यानी उत्तरी अक्षांश है, इसे कहा जाता है कर्क रेखा, जो अपने भारत में से भी निकलती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जो नीचे वाली है वो है साथियों आपकी मकर रेखा। ये जो है वो है अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। और ये जो है ये है आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अक्षांश और देशांतर पर प्रश्न आएंगे आपके। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना, वहां पे एग्जाम में भी हर प्रश्न को 2 बार पढ़ना, ऑप्शन देखना और ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसके अनुसार प्रश्न सही करना है। प्रश्न है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है। सबसे पहले बात करें तो देशांतर रेखाएं जो है साथियों ऐसी खड़ी रेखाएं होती है। ठीक है, देशांतर रेखाओं की संख्या यदि देखी जाए तो संख्या है 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। और एक दिन में घंटे कितने होते हैं? गुरुजी 24। ठीक है, अब मेरी गणित कमजोर है, अब आप मेरी मदद करोगे इसमें काटा काटी में। ठीक है, 12 से काटते हैं। ठीक है, 12 तिया 36 है ना, यही होते हैं, और 30 और यहाँ पे 12 दूनी 24। ठीक है, आजा बेटा 30/2 ये बचे, यहाँ पे काट दिए 15। इति सिद्धम उत्तर है आपका
15 देशांतर। कई जना कहे गुरुजी 4 देशांतर, अरे 4 देशांतर नहीं है। आप 4 आपके दिमाग में क्यों आया वो भी बताता हूं मैं, कि आपने देशांतर रेखाओं बीच में यह पढ़ा है कि सूर्य की किरण को 2 देशांतरों के बीच की दूरी तय करने में 4 मिनट का अंतर लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 4 मिनट का समय लगता है। और इसी 4 मिनट को आप 15 चौके 60 तो हो जाएंगे आपके 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो यानी कि गणित में ये कहते हैं कि रिवर्स कैलकुलेशन अपन करते हैं ना, तो अपने बिल्कुल फॉर्मूला सेट बैठ जाता है, तो वो सही है। तो यहाँ पे अपन ने रिवर्स कैलकुलेशन कर दी है और 1 घंटा अपने निकल के वापस आ गया है। तो देखो पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है, तो 15 देशांतर 1 घंटे में घूम जाती है, यानी सूर्य की किरणें भी 15 देशांतर पार कर लेगी। ठीक है ना, और 2 देशांतरों को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी है साथियों वो 111.32 किलोमीटर। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो गौर क्षेत्र या गोरे कहलाता है। ठीक, और तो क्या बताऊं आपको, अक्षांश देशांतर पूरा हो गया। पानी इसलिए पीना पड़ रहा है क्योंकि मंदिर से सीधा आया था यहाँ और समय लगभग 10:15 बजे है, तो उसके मुंह सूखता है इससे। ठीक है ना, पृथ्वी 1 घंटे में, ये चलो ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है कि वायु दाब को मापने का यंत्र कहलाता है। देखो वायु दाब को मापने का यंत्र पूछा है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। वायु दाब को मापने का यंत्र पूछा है। क्या पूछा है? यंत्र, इकाई नहीं पूछा है, यंत्र पूछा है। ठीक है, तो वायु दाब को क्या हेक्टोमीटर में मापते हैं? नहीं, हेक्टोमीटर तो सामान्य लंबाई चौड़ाई वगैरह दूरी मापने काम आता है। रेनोमीटर में मापते हैं? नहीं, रेनोमीटर में वर्षा मापी जाती है। ठीक है, पोटोमीटर में मापते हैं? नहीं, पोटोमीटर में आर्द्रता मापी जाती है। तो क्या बैरोमीटर में मापते हैं? जी हाँ, बैरोमीटर में ही वायुदाब मापा जाता है। और यदि इकाई पूछी जाए, ठीक है, इकाई पूछी जाए तो ये पास्कल या आपके मिलीबार, पास्कल या मिलीबार में, हेक्टोपास्कल भी कह सकते हो, पास्कल या मिलीबार में इसको वायुदाब को मापा जाता है। ठीक है ना, वायुदाब और ताप और दाब का बिल्कुल उल्टा चलता है, मतलब जहां पे ताप ज्यादा है वहां दाब कम होगा और जहां पे दाब ज्यादा है वहां ताप कम होगा। यदि साथियों आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक वायुदाब विश्व में सर्वाधिक वायुदाब कहां पाया जाता है, तो इर्कुटस्क साइबेरिया के अंदर है। अब बर्फ बहुत ज्यादा है तो यहां पे वायुदाब बहुत ज्यादा पाया जाता है। और यदि ये पूछ ले कि न्यूनतम वायुदाब कहां पाया जाता है, तो ये आपके पाया जाएगा मेरियाना गर्त में। मेरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, और यहां लगभग 877 मिलीबार ही वायुदाब पाया जाता है। ठीक है ना, तो वायुदाब से संबंधित ये काफी सारी चीजें आपके पूरी हो गई इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, वायुदाब की वह पेटी जो डोल ड्रम के नाम से भी जानी जाती है। अब डोल ड्रम कह सकते हो या बिल्कुल रिलीजन ऑफ काम भी कह सकते हो। ठीक है ना, रीजन ऑफ काम। अब ये मतलब शांत क्षेत्र है पूरा। यदि देखें साथियों, इसमें वायुदाब की वह पेटी जो डोल ड्रम के नाम से जानी जाती है, सबसे पहले मैं आपको उत्तर बताऊं यदि इसका, तो उत्तर इसका है साथियों, देखो ऑप्शन पढ़ो पहले। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यानी कि अब ये ऑप्शन तो आ गए, मैं आपको पेटियां भी समझा देता हूं इसके साथ में। इसमें से जो ये डोल ड्रम का पूछा है ना आपको कि डोल ड्रम वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो है साथियों आपके विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है ना, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी बिल्कुल शांत क्षेत्र है। शांत क्षेत्र किस लिए? क्योंकि क्षैतिज पवनों का अभाव पाया जाता है, ऊर्ध्वाधर पवने जाता है। ताप के कारण वायु, ताप ज्यादा होने से वायु ऊपर उठती है। ठीक है ना, तो ये चीज है यहाँ पे। अब यदि देखी जाए ना साथियों, यदि आपको पूछ ले वायुदाब की कितनी पेटियां पाई जाती है, तो ऐसे तो देखोगे तो 7 है, लेकिन वैसे देखोगे तो 8 है। क्यों 7 और 8 कैसे, क्या कारण है, मैं बताता हूं।
देखो ये तो है आपके 5 डिग्री से 5 डिग्री, ठीक है ना, ये वाली जो अपने सही की है, ये डोल ड्रम वाली। तो यदि इसको दोनों को एक ही गिन लेते हैं, विषुवत के यहाँ पे दोनों को एक ही गिन लेते हैं, तब तो आपके काउंटिंग होगी 7। और यदि इनको दोनों को अलग अलग गिनते हो, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की अलग है, दक्षिणी गोलार्ध की अलग है, अलग अलग गिनते हो तो काउंटिंग होगी 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 5 डिग्री से 5 डिग्री ये पाई जाती है। फिर आपके उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां हैं, वो यहाँ पे ये यहाँ पाई जाएगी इस क्षेत्र में, ठीक है। ये आपके 23.5 से 35 डिग्री तक चलेगी। फिर उपध्रुवीय निम्न इसके जस्ट ऊपर वाली यहाँ हो जाएगी, ये उपध्रुवीय निम्न। अब उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो है वो 50 डिग्री से 66.5 तक मानी जाती है। और उसके बाद में ध्रुवीय, है ना, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, तो ये 90 डिग्री वाली, ध्रुवीय उच्च 90 डिग्री वाली, क्योंकि ताप बहुत ज्यादा तो दाब बहुत अधिक, तो इस तरीके से ये रहती है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। और वैसे जिसने पढ़ रखी है ना, उसके बेस्ट रिवीजन होगा इस मामले में। 10वें प्रश्न पर आ गए हैं साथियों। 10वां प्रश्न कितने हजार रुपए के लिए होता है? लाखों में शायद चले गए होंगे, है ना, बहुत जीत रहे हो आजकल। पछुआ व व्यापारिक पवने किस तरह की पवने हैं? देखो, पवने में से देखा जाए तो 3 तरह की पवनों में विभाजन कर रखा है, बिल्कुल सही दिया हुआ है यहाँ पे, कि एक तो स्थायी पवने होती है, एक अस्थायी पवने होती है, और एक स्थानीय पवने होती है। अब स्थायी पवने जो होती है हमेशा उसी दिशा में चलती है, उनका एक निर्दिष्ट मार्ग होता है, वो उसी ट्रैक पर चलती है, ठीक है। अस्थायी पवने जो होती है साथियों, अस्थायी पवनों में क्या होता है कि वो 6 महीने तो चलेगी एक दिशा में, 6 महीने दूसरी दिशा में, इस तरीके, मतलब समय बदल बदल के वो अस्थायी होती है, ठीक है। और स्थानीय पवने, जैसे कि अपने सुमेरपुर में कोई दूसरी पवन चल रही है, मतलब राजस्थान में दूसरी चल रही है, और साउथ में दूसरी चल रही है, पाकिस्तान में दूसरी चल रही है, चाइना में दूसरी चल रही है, तो वो स्थानीय, स्थान विशेष पर चलने वाली पवने, तो वो स्थानीय पवने हो जाएगी। तो यदि यहाँ पे देखा जाए पछुआ और व्यापारिक पवनों की बात हो रही है साथियों, तो इसका जो उत्तर होगा आपके वो है स्थायी पवने। अब इन स्थायी पवनों को ग्रहीय पवने भी कहते हैं, ग्रहीय पवने भी कहते हैं, इन्हें सनातनी पवने भी कहते हैं, सनातनी पवने भी कहते हैं, इन्हें निश्चित पवने भी कहते हैं। क्यों? निश्चित चलती है, एक निश्चित दिशा में ही चलेगी, और ये जो अस्थायी है ये बदलती रहती है। अब इसके जो उदाहरण है, इसके उदाहरण यही है पछुआ और व्यापारिक पवने, ध्रुवीय पवने। यदि इनके उदाहरण देखें साथियों, तो इनके उदाहरण आएंगे आपके घाटी समीर, घाटी समीर, पर्वतीय समीर, है ना, ये वाली आ जाएगी आपके सागर समीर वगैरह, स्थलीय समीर, वो सब आ जाएगी। स्थानीय पवनों में तो खूब है, चिनूक पवन, सिमूम, हरमंडन, हाबूब, बहुत सारी है, खूब सारी है ना। तो इसमें तो खूब है, लू वगैरह सब इसमें आ जाएगी। तो ये इस तरीके से इसका विभाजन चलता है। अब इसी पे आगे आपको ये चीज मैं समझाता हूं इसमें कि क्या है। अब देखो, जो व्यापारिक और पछुआ पवनों से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है, खास तौर पे इनकी दिशा से संबंधित प्रश्न बनते हैं। अब समझने वाली चीज देखो, सबसे पहले तो इनका नाम जो है, इनके बहुत सारे उपनाम है, ठीक है। तो जो स्थायी पवन है उनके नाम देखो, ग्रहीय पवन, स्थायी पवन, भूमंडलीय पवन, सनातनी पवन, प्रचलित पवन और निश्चित पवन है। ये सभी जो है, अब ये कोई व्यापारिक या पछुआ के नहीं है, ये जो व्यापारिक और पछुआ तो इनका वर्गीकरण है, ये दोनों इन पवनों के अंदर ही आती है, ठीक है। तो देखो, ये हवाएं वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती है, ठीक है। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने इसके उदाहरण है। अब देखो, अब जो है व्यापारिक पवन के बारे में ये फैक्ट है कि इन्हें ट्रेड वाइंड कहा जाता है। ट्रेड जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निश्चित या निश्चित मार्ग या निर्दिष्ट पथ, ट्रैक जिसे बोला जाता है। भाई दावक भागता है तो एक फिक्स ट्रैक होता है उसमें, ऐसा थोड़ी कि इस लाइन में भागता भागता उसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा, फिर उसमें जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है, एक निर्दिष्ट उस पर ही भागता है, ठीक है। तो ये एक ट्रैक होता है फिक्स उस पे। ये पवने जो है 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलती है। भाई मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये विषुवत रेखा है और ये दोनों जगह 30 डिग्री है, तो इन दोनों यहां से तो मतलब ये यहां से तो आएगी विषुवत रेखा की तरफ ऐसे, और यहां से जाएगी ऐसे, इस तरीके से चलती है। अब देखो, इनका दूसरा नाम पूर्वा या पूर्वाई भी है। किसकी बात हो रही है? ट्रेड वाइंड यानी व्यापारिक पवनों की, ठीक है। पछुआ की नहीं है, पछुआ यहां है नीचे, ठीक है। यहां व्यापारिक पवनों की बात हो रही है। समझना, याद हो जाएगा कि व्यापारिक पवन है सन्मार्गी पवन, ठीक है। अब देखो, दिशा समझनी है तो इस चीज को समझना, इसे पूर्वाई भी कहा जाता है।
पूर्वाई यानी पूर्व से आई, पूर्वाई पूर्व से आई, पूर्वैया पूर्व से अय्या, पूर्वैया पूर्व से अय्या, यानी ये हवाएं पूर्व से ही आएगी, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चल रही है चाहे दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है। अब आपको पश्चिम और पूर्व तो याद है कि बताना पड़ेगा, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। देखो पूर्व अय्या, पूर्व से अय्या, पूर्व अय्या, पूर्व से अय्या, ठीक है चलिए समझ गए। अब देखो क्योंकि अब पूर्व से तो आ रही है यानी कि पूर्व से आ रही है, अब ये दिशा ऐसे हो गई, ये दिशा ऐसे हो गई, यहाँ पे आने वाली, और आ रही कहाँ है, विषुवत की तरफ ही आएगी, विषुवत की तरफ ही आएगी। तो ये दिशा देखो, ये विषुवत रेखा है, यहां से ऐसे आएगी, यहां से ऐसे आएगी। अब 5 सेकंड लगेंगे आपको चित्र बनाने के लिए वहां पे, और आपके ये चीज क्लियर हो जाएगी, गलत नहीं होगा फैक्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद रखनी है। अब दोनों गोलार्धों में ये पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है, या तो ये याद रख लो या पूर्वैया, ये याद रख लो, ठीक है। तो पश्चिम दिशा में मोड़नी है, पूर्व से आ रही तो पश्चिम में मुड़ेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो ये महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर वर्षा करती है, क्योंकि देखो पश्चिम दिशा में मुड़ रही है, महाद्वीपों के पूर्व में पूर्वी तटों पर वर्षा करेगी। इनका वेग 15 से 25 किलोमीटर तक होता है, इनका अधिकांश विस्तार महासागरों में देखने को मिलता है। अब आते हैं साथियों अपन पछुआ पवनों पे। पछुआ पवन ये 30-35 डिग्री से 66.5 तक बहेगी, यानी कि जो पछुआ है वो यहां से यहां, ठीक है ना, पछुआ पवने इन दोनों के बीच में लगभग चलेगी, ठीक है। अब ये जो है दोनों गोलार्धों में उत्तर व दक्षिण दिशा में पूर्व की ओर बहती है। अब देखो इसका नाम क्या है, पछुआ, पछु यानी पश्चिम, पश्चिम से आ, पछुआ, पश्चिम से आ, जो नाम दे रखा है वो वहां से आएगी, जैसे सागरिया समीर है तो सागर से आएगी, घाटी समीर है तो घाटी से आएगी, ठीक है। जो नाम है वहां से आना है, ठीक है, वहां को जाना नहीं है, जो नाम है वहां से आना है, ठीक है। भाई आपका गांव का नाम कोई भी है जैसे, तो आपको पूछे आप कहां से, आपके गांव का नाम बताओगे, जैसे कि मैं मूल रूप से घाणेराव का हूं तो मैं घाणेराव से आता हूं ऐसे कहते हैं, मैं घाणेराव को जाता हूं ऐसे थोड़ी कहेंगे, वहां से आना है नाम, यानी कि वहां से आएगी वो, ठीक है। तो देखो दोनों गोलार्धों में उत्तर और दक्षिण दिशा, अब कुछ भी नहीं करना है इसको याद रखने का, मैं सीधा सिंपल, ये एक याद करना है, दूसरा अपने आप याद होगा। इसको याद रखने का सीधा सिंपल तरीका है कि ये जैसे बह रही है उसके विपरीत दिशा में ये बहेगी, कौन सी, पछुआ, ये ऐसे बह रही है तो ये ऐसे बहेगी, ये ऐसे बहेगी, देख लो दिशा, ये देखो, ये देखो, सिर्फ एक सीख जाओ दूसरी अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। ध्रुवीय पवने फिर वापस इस दिशा में इनसे आके मिलानी है, ध्रुवीय पवने और ये तो सेम समान दिशा में चलती है, ठीक है ना। चलिए ये आपको हो गई याद, ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। अब ये जो है पछुआ पवने, इनके उपनाम दिए हैं नाविकों ने, अरबी नाविक थे ना उन्होंने दिया, क्यों, अरबी नाविक यहां से जाते, और ये दक्षिणी गोलार्ध में देखो स्थल कम है और जल ज्यादा है, तो वहां पे क्या है, स्थल देखो, स्थल होता है तो हवाओं का वेग कम हो जाता है, रफ्तार कम होती है तो रुक जाती है थोड़ी, यहाँ पे वेग मतलब इतना फास्ट होता है कि बम्बेड़ मारती पवन चाले बटे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत तेज, और हवा जितनी तेज चलती है ना विकराल आवाजें आती है, अब फटती थी इनकी नाविकों की सबकी, ठीक है। तो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे इन्होंने गरजती चालीसा नाम रख लिया, ठीक है, या वीर पछुआ कहते थे इनको। 50 डिग्री पे और तेज हो जाती है, प्रचंड 50 है यहाँ तो, और 60 डिग्री पे तो जैसे कोई चीखती हुई क्या, चीखती डाकण आ रही है, चीखती साठा है ये तो, क्या चीखती साठा। तो इस तरीके से नाम यदि मिले तो ध्यान रखना कि दक्षिणी गोलार्ध में ये मिलेगी, एक तो 40, 50, 60, इनको याद रखना है 40, 50, 60, और इनके ये नाम दे रखे हैं, और ये पछुआ पवनों के नाम है, ठीक है। अब ये नाम नाविकों द्वारा दिए गए। चलिए ध्रुवीय पवने जो है 65 डिग्री से ध्रुवों तक प्रवाहित होती है, इन्हें पोलर विंड्स भी कहा जाता है, ये ध्रुवों से विषुवत की ओर प्रवाहित होती है। और चलिए ये आप कर लोगे, ध्रुवीय पवनों से सवाल आता नहीं है, इतना आएगा तो व्यापारिक या पछुआ पवनों से ही आना है। सवाल यदि आना है तो व्यापारिक या पछुआ पवनों से आना है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है, हिम बंजी या हिम पक्षी हवा के नाम से किसे जाना जाता है। अब ये स्थानीय पवनों में से नाम है, ठीक है। तो देखो एक तो है आपके चिनुक हवा, ठीक है ना, ये चिनुक हवा जो है रॉकी पर्वत के
पूर्वी ढालों पर चलती है। ठीक है, और विशेषता बताऊंगा इसकी। सिमुम हवा जो है सहारा, अरब का सहारा मरुस्थल, अरब देश और सहारा मरुस्थल, ठीक है ना, यहां पे ये बहती है। ठीक है, हरमट्टन जो है वो भी आपके अरब ये सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है आपके हरमट्टन। लेकिन स्पेशली जो है इसमें गिनी के तट के आसपास, ये गिनी के तट के आसपास बहती है। और लू, लू तो अपने यही तो है, भारत और पाकिस्तान में भी हो। खाली भारत लू क्यों देखे, पाकिस्तान भी तो देखे। तो भारत और पाक में मतलब बहुत तेज गर्म हवाएं बड़बड़ती चल है, थान ध्यान ही है कई जना बारवाड़ी के बलती हाल रही है, तो बलती वही है लू, जो इसकी रफ्तार भी मतलब 120 से अधिक, 120 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिक है। तो भारत में पाई जाने वाली हवा है। अब ये जो चिनूक है ना, ये गर्म प्रकृति की है। तो ये क्या करती है कि यहाँ पे जो ढाल, ये रॉकी पर्वत के ढलान पर जो बर्फ जमी हुई होती है उनको पिघलाती है। तो इसीलिए इसको हिम भंजी या हिम बख्शी हवा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर साथियों आपके क्या है, चिनूक हवा है। ठीक है ना, तो इसे क्या कहा जाता है, हिम बख्शी या हिम भंजी, या इसे किसानों की और कृषकों व पशुपालकों की सहायक हवा भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघलेगी तो घास उगेगी, घास उगेगी तो देखो जीव जंतु वगैरह सबके और कृषि कर पाएंगे। तो इसलिए इनको कृषकों की और पशुपालकों की सहायक हवा भी कहा जाता है। और हिम बंजी, हिम बख्शी हवा के नाम से इसे जाना जाता है। इति सिद्धम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस हवा को डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है? बताओ डॉक्टर साहब, बताना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न। जितने भी प्रश्न आप देख रहे हो व्याख्या के साथ में बता रहा हूं, सब कुछ पूरे जितने भी देख रहे हो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बता दूं, सेकंड ग्रेड जीके और फर्स्ट ग्रेड जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भरपूर प्रश्नों के साथ में दे रखी है ऐप पर। जो इसने ज्वाइन नहीं की है कर लेना, यदि अभ्यास तबियत का करना चाहते हो। अभी भी रीट के अंदर भी आप देखोगे जितने एग्जाम हुए हैं पिछले सारे, उन सब के अंदर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन। अपनी टीम को भी साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाई और मात्र लागत मूल्य में ये दी है। तो जिनको अभ्यास करना है व्यवस्थित, कोई जबरदस्ती नहीं है, व्यवस्थित करना है। और जो टॉपिक वाइज अभ्यास, जैसे हर टॉपिक के भरपूर प्रश्न वो सारे दे रखे हैं अपने जीजीडी एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे रीड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में अपन देखेंगे मेंटेनेंस कितना कैसे क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हो सकता है कि हल्की फुल्की कोई रेट इंक्रीज करनी पड़े, नहीं तो डिक्रीज, क्या पता डिक्रीज के तो चांस कम है लेकिन इंक्रीज के थोड़े सी देखने पड़ेंगे, संभावना क्या है वो सब। ठीक है साथियों, किस हवा को डॉक्टर हवा कहा जाता है? प्रश्न है कि किस हवा को डॉक्टर हवा कहा जाता है? डॉक्टर साहब क्यों कहा जाता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सिराको जो चलती है साथियों, वैसे इटली में चलने वाली हवा है और ये रक्त वर्षा करवाने में सहायक है। ठीक है, तो ये हवा रक्त वर्षा करवाने में सहायक है। ये हबूब जो है साथियों, ये सूडान में चलती है। ठीक है ना, सूडान में चलने वाली हवा है। और पापा गयो मम्मी के पास, यानी कि मैक्सिको में चलने वाली है। ये मैंने ट्रिक से करवाई थी, पापा गयो मम्मी के पास, तो म से मैक्सिको। और ये हरमट्टन हवा जो है ये साथियों चलती है आपके, अभी बताया आपको कि गिनी तट पर। ठीक है, गिनी तट पर चलती है। अब गिनी तट के आसपास क्या, देखो तटीय जो वातावरण होता है वो आर्द्रता वाला होता है। तो इस समय आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से मतलब देखो ज्यादा उमस वगैरह होती है ना, तो बीमार जैसी फीलिंग आती है। और ये जो है हरमट्टन हवा चलती है, गर्म प्रकृति की हवा है, तो ये वहां की नमी को सोखती है और उसकी वजह से माहौल एकदम खुशनुमा होता है। इसलिए इसे कहा जाता है डॉक्टर हवा। कि डॉक्टर के आने से, डॉक्टर से इलाज लेने से, देखो मैं भी 2 दिन पहले कितना बीमार था, लेकिन डॉक्टर से इलाज लिया तो आज देखो धड़ आपके सामने बोलने की शक्ति आ गई है। तो डॉक्टर यही तो काम करता है ना। तो इसलिए हम कहते हैं डॉक्सा नहीं कहना, डॉगर मतलब कि वे डॉक्टर सा कहना पूरा। ठीक, तो गिनी तट के आसपास, और इसीलिए इसको कहा जाता है डॉक्टर हवा। तो आपका इसका उत्तर क्या है? हरमट्टन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? अब यहाँ पे ये जो प्रश्न आते हैं ना,
ये बकरियों को डिब्बे में डालने वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। असत्य, मेन जो ध्यान देना होता है वो चीज यही है, और यही हम ध्यान नहीं देते। अब देखो, ये है चक्रवात से संबंधित प्रश्न है। चक्रवात में हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत होती है। पहली ही लाइन है, चक्रवात में हवा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी और दक्षिणी में अलग अलग है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत होती है। क्या ये बात सही है? हाँ सही है, घड़ी के विपरीत होती है चक्रवात में, उत्तरी गोलार्ध में। चक्रवात में हवा की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के अनुकूल होती है। यानी ये तो देखो घड़ी की दिशा के विपरीत थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, यहाँ पे अनुकूल यानी कि क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज होती है दक्षिण में। जब ये अगर सही है तो ये भी सही होगा, दिखती बात है। ये इसके विपरीत होगी तो ये इसके विपरीत है, तो ये सही होना चाहिए, तो यानी कि ये दोनों सही है। तो ये तो है सत्य, ये भी है सत्य। चक्रवात प्राय अंडाकार या वी आकार के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सत्य। चक्रवात में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है, यह भी सत्य जैसा लग रहा है लेकिन सत्य है नहीं। कारण कि चक्रवात के अंदर हवाएं केंद्र से परिधि की ओर नहीं चलती है, बल्कि परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर चलती है। ये जो है ना, ये केंद्र से परिधि की ओर, ये प्रति चक्रवात में चलती है। और यहीं पे ये इस प्रश्न के अंदर आपके चक्रवात प्रति चक्रवात के मोस्ट ऑफ प्रश्न बनने की जो संभावनाएं थी वो सब आ चुकी है। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा, ये कि चक्रवात में हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है, नहीं, चक्रवात में हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है, ठीक है ना। तो ये है इसका सही। सत्य होता तो ये होता, ये अपन को क्या छाटना है, असत्य, तो असत्य है ये। तो इस तरीके से साथियों प्रश्न आएंगे, बस बाकी कोई नहीं है। आपने इसीलिए कहते हैं कि अभ्यास जरूरी है। अभ्यास आपको ऐसा नहीं है कि अभ्यास जो कर रहे हो वही प्रश्न एग्जाम हॉल में मिलेंगे। कई जने ऐसे पूछते हैं मुझे, सर मैं सिर्फ अभ्यास कर रहा हूं, क्या इसमें से प्रश्न उसमें मिल जाएंगे? अरे मैंने कहीं ध्यान है रे, 7000 प्रश्न रीड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में करवाए, मिलेंगे लगभग। ये है कि आखिर में घूम फिर के सवाल जाएंगे कहां भाई, आपकी पात्रता उससे आराम से निकल सकती है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हूबहू प्रश्न वही बने। अभ्यास का काम होता है आपको आपकी गलतियों का मतलब आभास करवाना कि आप यहां गलती कर रहे हो, आपका ये टॉपिक कमजोर है भैया, इसको पढ़ना है, आपके इस टॉपिक में ये पक्ष कमजोर है, आपकी गलतियां यहां और ये इसको करना है। ये सोचकर ही अभ्यास सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। और अभ्यास का मुख्य उद्देश्य मकसद यही होता है। तो कई जना हो जाए कि 7000 प्रश्न में लगभग पूरे यही बनेंगे। अरे प्रश्न 7000 नहीं, 70,000 प्रश्न मैं बना सकता हूं एक रीड के सिलेबस पर ही। प्रश्न बहुत बनते हैं, लेकिन हाँ सिलेक्टिव प्रश्न आते हैं, ये बात है। अब जैसे 7000 प्रश्न है ना, उन 7000 में से भी आपको लगभग हो सकता है 35-40 प्रश्न ऐसे के ऐसे भी देखने को मिल जाए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सिलेबस को पूरा कवर किया है। पूरा कवर किया तो प्रश्न तो बनेंगे, लेकिन कभी भी दिमाग में ये मेंटेलिटी नहीं रखनी चाहिए कि वो यही बनेगी बस, इसके अलावा और कुछ मत पढ़ो। अभ्यास होता है पहले पढ़ने के बाद फिर अभ्यास किया जाता है, ताकि और मजबूती मिले। पहले तो युद्ध की कलाएं सीखनी है, फिर युद्ध किया जाता है ना, फिर युद्ध का अभ्यास होता है, फिर युद्ध होता है। ये चीजें हैं, ये समझा करो आप, मतलब परिपक्व रहो इस मामले में। इस मामले में छोटे छोटे बच्चों के जैसे नहीं पूछना। तो छोटे बच्चे आप जब स्कूल ज्वाइन करोगे देखोगे हर 5 मिनट में 10 मिनट में छुट्टी मांगते हैं, पूछते हैं ये वो वैसी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है? गुरुजी बहुत सिंपल सवाल है। कई जना सिंपल में एक गुड्डा दिया कर, ठीक है ना। तो हालांकि प्रश्न सिंपल ही है ये, लेकिन कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि आपको एग्जाम हॉल में चाहे कितना भी सिंपल सवाल है आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ तो चलो सिंपल ही दिया है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है, कहीं नई वगैरह छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। ये भी दे सकते हैं किसी के अनुसार पूछ ले, तब ध्यान देने लायक प्रश्न है। यदि सिंपल पूछते हैं कि क्या पृथ्वी के 29% भाग पर जल है, नहीं है। क्या पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, बिल्कुल है। क्या 97.5 पर है, नहीं। क्या 2.5 पे, बिल्कुल ही नहीं। तो ये सही है, क्योंकि ये 29% पर क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है, और ये क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है।
बिल्कुल सही है। ये 97.5 क्या है? यदि पूरा जल देखोगे, जितना जल है उसमें महासागरीय जल जो है यानी खारा जल, महासागरीय जो जल है वो उसका हिस्सा ये है, और ये जो है मीठा ताजा पानी, ये इतने प्रतिशत पाया जाता है। तो आपका जो उत्तर इसका है साथियों वो है 71% पाया जाता है। लेकिन यदि आपको अलग अलग पूछते हैं, जैसे वैगनर के अनुसार पूछ लिया, वैगनर के अनुसार जैसे पूछ लिया, तब क्या करोगे? वैगनर के अनुसार यदि साथियों पूछा जाए तो जल जो है आपके वैगनर के अनुसार 71.7%, ठीक है। और स्थल जो है आपका वैगनर के अनुसार वो पीछे कितने बचे? 28.3%, ठीक है। ये तो है वैगनर के अनुसार यदि पूछ लिया जाए। एक और क्या पूछ लेते हैं? एक पूछ लेते हैं क्रेमेल के अनुसार। क्रेमेल के अनुसार वन लाइनर में मैंने ऐसे के ऐसे दिए सारे, और ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये क्रेमेल के अनुसार, क्रेमेल के अनुसार जो साथियों जल है, यहाँ पे तो 71.7 आ गया। क्रेमेल के अनुसार जल पाया जाता है 70.8%, और स्थल पाया जाता है क्रेमेल के अनुसार 29.2%। सही है ना? जोड़ देना, 8 और 2 10, सही है, ठीक है। और ये पाया जाता है इसके अनुसार। अब क्योंकि ये प्रश्न ये तो कैसा है, सिंपल है, यदि इसको व्यवस्थित बढ़िया मजेदार बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो इनमें से प्रश्न देगा, ठीक है। लेकिन सामान्य यदि देखा जाए तो सामान्य प्रश्न ये बनता है, जिसको आप कर लोगे आराम से, सही। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, सर्वप्रथम किसने महासागर के उच्चावच को नितल के आधार पर बांटा? यानी कि जैसे पृथ्वी को बांटा जाता है, जैसे अपने स्थलीय भाग को बांटा जाता है, पर्वत, मैदान वगैरह, इसमें वैसे का वैसे समुद्र को भी बांटा जाता है, महासागर ये इसको भी बांटा जाता है। तो क्या इसको हीजन ने बांटा, क्या वैगनर ने बांटा, क्या कोपेन ने, या कोपरनिकस ने? साथियों यदि वैगनर की बात करें तो वैगनर ने एक सिद्धांत दिया था जिसे अपन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन यानी आपने वो पढ़ा था ना, पेंजिया पेंथालास वाली थ्योरी, पेंजिया और पेंथालास, महासागरों का निर्माण पेंथालास से, महाद्वीपों का निर्माण पेंजिया से, ये वाली। कोपेन बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हो कि इन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया। जलवायु का वर्गीकरण दिया है ना, भारत राजस्थान सब में आपने पढ़ा है। कोपरनिकस ने ये बताया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है, और सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर काटते हैं, ठीक है। ये बताया कोपरनिकस ने। और अब पीछे बचे कौन? पीछे बचे हीजन महोदय। तो उत्तर आपका यही है, हीजन, ठीक है। अब हीजन ने जो है साथियों इसको नितल के आधार पर बांटा, और हीजन ने ये वर्गीकरण 1959 में दिया था, ठीक है। अब इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, महासागरीय मैदान और महासागरीय गर्त, इन चारों भागों में बांटा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो इसी पर है। चलिए प्रश्न ये कह रहा है कि महासागर के किस भाग में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, ये प्रश्न है। अब प्रश्न ऐसे बनते हैं, ठीक है ना, आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा यदि सिलेक्शन चाहते हो। अभी तो पात्रता की बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं, पात्रता आप होशियारों निकाल लोगे, लेकिन आगे रीट जो मुख्य परीक्षा आ रही है, रीट यानी वो तृतीय श्रेणी अध्यापक जनवरी में, आगे सेकंड ग्रेड आ रही है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, वहां पे आप कोताही नहीं बरत सकते। वहां तो एक मौका मिलेगा, बाकी फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद कब मिलेगा कोई पता
नहीं है। ठीक है, तो यहां देखो महासागर के किस भाग में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले यदि इनके क्रम की बात करें साथियों, तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो यहाँ पे नंबर 1 तो होगा ये महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट पहले होते हैं। नंबर 2 पर आएगा मग्न ढाल, उसके बाद में मग्न ढाल होते हैं। नंबर 3 पे आएगा आपके महासागरीय मैदान, और नंबर 4 पे आएगा महासागरीय गर्त। ठीक है, इस तरीके से इनका यदि क्रम देखा जाए तो ऐसे होता है। अब महाद्वीपीय मग्न तट जो होते हैं साथियों, यहाँ पे क्या होता है, महाद्वीपीय मग्न तट जो होते हैं इनकी साथियों क्या है कि गहराई है ना मग्न तट की, वो मतलब महाद्वीपों का मग्न तट है, इतनी गहराई नहीं होती। ढाल होगा ना वहां पे बहुत ज्यादा गहराई होगी। तो मग्न तट है तो यहाँ पे जीव जंतु वगैरह ये पाए जाते हैं, मृत शैल वगैरह इनके पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर यदि देखोगे तो आपका महाद्वीपीय मग्न तट उत्तर होगा। मग्न ढाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जीव जंतु और इनके ये नहीं पाए जाते, तो इनके सड़न से पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसें प्राप्त होती है। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल इसका उत्तर नहीं हो सकता। और महासागरीय मैदान भी इसका उत्तर नहीं होगा क्योंकि इतने अंदर वहां इतनी ज्यादा गहराई में जाकर भी नहीं, और गर्त भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या है, महाद्वीपीय मग्न तट। एक वीडियो में प्रश्न बना था कैनियन वाला, तो वो कैनियन जो है यानी कंदराएं ज्यादा कहां पाई जाती है, उसका उत्तर आपके महाद्वीपीय मग्न ढाल है। ठीक है, तो वहां पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये वर्गीकरण, ये वाला जो वर्गीकरण है ना, ये वर्गीकरण दिया है आपके हीजन ने 1959 के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। प्रश्न सामान्य है लेकिन आने लायक है। ठीक है, सबसे पहले बात करें प्यूर्टो रिको की, तो प्यूर्टो रिको जो है साथियों अटलांटिक महासागर का गर्त है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त अटलांटिक महासागर का है, लेकिन विश्व का नहीं है। ठीक है ना। और फिर बात करें सुंडा गर्त, तो सुंडा गर्त जो है साथियों हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त। फिर बात करें अपन टोंगा की, तो टोंगा जो है साथियों ये प्रशांत महासागर का ग्रंथ है, ग्रंथ क्या गर्त है, महासागर। और अब बात करते हैं अपना जो उत्तर है उसी की। अपना उत्तर है मेरियाना गर्त। और मेरियाना गर्त की यदि बात करें साथियों, तो मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। ठीक है, चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है। इसकी खोज जो की वित्याज नामक जहाज से इसकी खोज की गई। वित्याज नामक जहाज से, सोवियत रूस वाले थे ना, उन्होंने की थी। वित्याज नामक जहाज से इसकी खोज की गई। इसकी जो गहराई है 11,033 मीटर, कई जगह 11,022 भी मिलेगी, कोई बात नहीं। फिलीपींस के ट्रेंच गुएना के पास में ये गर्त पाया जाता है। ठीक है, और ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। तो आपका उत्तर क्या है, मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है। और ये कहां है, ये भी प्रशांत महासागर। प्रश्न बन गए ना, आप बहुत दुआएं देने वाले हो, मेरे को ध्यान है। और प्रश्न तो आखिर में बनते यही है, और क्या है। ठीक है ना। समुद्रों में पाए जाने वाले लवणीय पदार्थों में सर्वाधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है। महासागरीय परिसंचरण आपके जुड़ा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सारी आ गई, धाराएं वगैरह सब आ गई फिर इसमें। ठीक है, तो समुद्रों में पाए जाने वाले लवणीय पदार्थों में सबसे पहले तो साथियों आपको मैं बताऊं कि जो महासागरों में लवणीय पदार्थ पाए जाते हैं वो कुल मिला के अभी तक 27 प्रकार के लवणीय पदार्थ खोजे गए। महासागरीय लवणता को जो मापते हैं उस यंत्र का नाम है सैलाइन नेक्टर। सैलाइन नेक्टर यंत्र, इसको प्रति 1000 में मापा जाता है ना। ये प्रति 1000 के अंदर, एक लगाओगे तो प्रति 100 हो जाएगा, और 2 लगाओगे तो प्रति 1000 होगा। प्रति 1000 में मापा जाता है। यदि इसमें देखा जाए कि इसमें पूछा है सबसे सर्वाधिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है, क्या सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ब्रोमाइड या मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम सल्फेट। तो साथियों आपका जो उत्तर है वो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड, NaCl।
ठीक है ना, NaCl ये पाया जाता है। ये लगभग लगभग है ना 77% पाया जाता है। और सबसे कम यदि पूछा जाए ना तो ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये सबसे कम पाया जाता है, सबसे कम, तो ये लगभग 0.2% पाया जाता है। ठीक है, बाकी तो सामान्य है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये जो लवणीय पदार्थ जो पाए जाते हैं उनके आधार पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस महासागर की सतह का तापमान अन्य सभी महासागरों की तुलना में अधिक रहता है? अब महासागरीय सतह का तापमान यदि महासागर का तापमान यदि देखा जाए सामान्य, महासागरों का तापमान 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ठीक है ना, 5 डिग्री से 33 डिग्री तक पाया जाता है। और यहाँ पे यदि देखा जाए कि ये प्रश्न ये कह रहा है कि किस महासागर का तापमान ज्यादा पाया जाता है, तो हिंद महासागर बिल्कुल भी नहीं होगा, इसका उत्तर है प्रशांत महासागर, जिसका तापमान लगभग 19.1 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अटलांटिक महासागर का भी इससे कम है, आर्कटिक का तो बिल्कुल ही कम है। ये सतह का तापमान पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। और प्रशांत महासागर का सतह का तापमान ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अग्निवलय पाई जाती है, इसके अंदर क्या पाई जाती है? अग्निवलय। इनके कारण और जो भूकंप की जो पेटियां है, ज्वालामुखी जो क्षेत्र है, वो सब यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका सतह का तापमान ज्यादा रहता है। ठीक है ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ये हो गया आपके कौन सा प्रश्न था? 19वां। अब आ गए अपन 20वें प्रश्न पर। अभी तक 19-20 प्रश्न पर आए हैं अपन, लगभग 100 क्या 125 का आंकड़ा अपन पार कर चुके हैं, यदि प्रश्नों की संख्या देखी जाए कि कितने प्रश्न बनते हैं। यूं समझो कि एक एक टॉपिक क्लियर होता गया आपके, बहुत रिवीजन के लिए ये आपके ब्रह्मास्त्र क्लास है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है और तबियत का प्रश्न है। अटलांटिक महासागर की वह धारा जिसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर, गहराई लगभग 100 किलोमीटर और प्रवाह वेग लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा और आयतन जो है 100 मिसिसिपी नदियों के जितना है, ऐसी कौन सी धारा है? क्या वो फ्लोरिडा की धारा है? क्या वो गल्फ स्ट्रीम की धारा है? क्या वो लेब्राडोर की धारा है? क्या वो अल नीनो धारा है? साथियों, इसका सही उत्तर है गल्फ स्ट्रीम, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम कोई एक धारा नहीं है। गल्फ स्ट्रीम 2-3 धाराओं मतलब बहुत सारी धाराओं के मिला हुआ रूप है। जो फ्लोरिडा की धारा है वो हेटरस अंतरीप तक आती है और वो भी आगे गल्फ स्ट्रीम के अंदर ही मिलती है, फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बनके ये आगे जाती है। तो इसका उत्तर जो है आपका वो तो है गल्फ स्ट्रीम की धारा। ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है साथियों, ये विश्व की सबसे गर्म जलधारा है, विश्व की सबसे गर्म जलधारा है। ठीक है ना, इसे ब्रिटेन का कंबल भी कहा जाता है, ब्रिटेन का गर्म कंबल भी कहा जाता है, सबसे गर्म जलधारा है। ये जो लेब्राडोर की धारा है ये विश्व की सबसे ठंडी जलधारा है, विश्व की सबसे ठंडी जलधारा। टाइटैनिक पिक्चर तो देखी ना आपने सबने? हाँ, कुछ सीन को छोड़ के बाकी सारी पिक्चर देखी है। तो टाइटैनिक पिक्चर के अंदर यदि आपने देखा, टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था, वो इतने बड़े जहाज को क्या कहीं ऐसी जगह ले जाएंगे डायरेक्ट जहां पे उनके एक्सीडेंट हो सकता है या ऐसा? कहीं भी नहीं, ऐसी पूरा सब कुछ देखा होता। लेकिन ये जो लेब्राडोर की जो धारा है ये बहुत बड़े हिमखंड को बहा के लेके आई थी, जो टकराया था टाइटैनिक जहाज के बीच से, और टाइटैनिक दुर्घटना इसी के कारण हुई थी। तो ये लेब्राडोर की जो धारा है इसी के कारण टाइटैनिक दुर्घटना इसी के कारण हुई थी, लेब्राडोर की धारा के कारण। ये अल नीनो जो धारा है इसे यीशु का बच्चा कहा जाता है, ईसा का बच्चा, ईसा का
बच्चा। ये गर्म जल धारा है, वैसे इसकी प्रकृति गर्म है। और ये जो है साथियों, ये यदि उत्पन्न होती है ना, अल नीनो 3 या 4 साल में एक बार उत्पन्न होती है। और अल नीनो जो है भारत में सूखे की जिम्मेदार है। भारत में मतलब अल नीनो जब पड़ेगी तो भारत में सूखा पड़ेगा, भारत में सूखा पड़ने की जिम्मेदार है। ठीक है। और ला नीनो, इसी के साथ में ला नीनो भी होती है। और ला नीनो प्रभाव जब होता है तो ला नीनो जब पड़ा है तो समझ लेना भारत में बहुत अच्छी वर्षा होगी। तो ये इस तरीके से आपको धाराएं थोड़ी सी ध्यान रखनी थी। इसका उत्तर है आपके गल्फ स्ट्रीम की धारा, विश्व की सबसे गर्म जलधारा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन को छांटना है। ठीक है, सही को नहीं, गलत को। तो चलिए, पहला कथन है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। बिल्कुल सही है। जो पूरी पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग है, तो ये तो सत्य वचन है कि 1/3 भाग है। अटलांटिक महासागर एस आकारीय है, जो विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर है। कि अटलांटिक महासागर इंग्लिश के एस आकार का है, जो सबसे व्यस्ततम है। ये कथन भी कैसा है? सत्य है। बिल्कुल सही। व्यस्ततम किस लिए है? क्योंकि इसके चारों तरफ विकसित देश है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, फिर अफ्रीका नीचे, ये इस तरीके से। अगला कह रहा है कि हिंद महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, जो एम आकार का है। अब यदि आप देखोगे तो अपने जो भारत है और यहाँ पे ये जो है हिंद महासागर, तो एम आकार का ये है। ठीक है। अब यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है और ये हिंद महासागर। तो ये लाइन तो बिल्कुल सही है इसकी कि एम आकारीय है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इसमें लिखा है हिंद महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, जो सही नहीं है। क्यों? यहां पे यदि किसी ने बिल्कुल बारीक गलती की है तो वो भारी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि अंध महासागर जो है ना, ये अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है ना, अंध महासागर इसको कहा जाता है। तो हिंद महासागर को क्या कहा जाता है? हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है। ठीक है, अर्ध महासागर या रत्नाकर कहा जाता है। ये तो आपके यहां पे उत्तर क्या निकल रहा साथियों? उत्तर निकला कि हिंद महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। नहीं, छांटना क्या है? गलत तथ्य। तो गलत यही है। तो अब अगला तो बिल्कुल आपके सत्य ही हुआ इसका मतलब। क्यों? अगला क्या है कि आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा गत यूरेशियन बेसिन है। बिल्कुल सत्य है। तो ये कथन भी कैसा है? सत्य है। और ये कैसा है? असत्य है। ठीक है, 21 प्रश्न हो गए हैं। चलिए अगला, भूकंप उत्पन्न होने से पहले उत्सर्जित होने वाली गैस कौन सी है? साथियों, भूकंप से बहुत प्रश्न बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्के में मत लेना। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सिस्मोलॉजी किसे कहा जाता है? भूकंप के अध्ययन को। तो सिस्मोग्राफ क्या है? जहां भूकंप का अंकन किया जाता है। ठीक है, तो रिक्टर स्केल क्या है? भूकंप का वेग यानी तीव्रता लिख देते हैं, वेग की जगह तीव्रता मापने का यंत्र। ठीक है, ये भूकंप से संबंधित कुछ चीजें ध्यान में रखना। अब देखो, भूकंप आने से पहले जो है, क्या CO2 उत्सर्जित होती है, क्या जल वाष्प उत्सर्जित होती है, क्या रेडोन गैस उत्सर्जित होती है, या हाइड्रोजन उत्सर्जित होती है? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर आपका है वो है आपके रेडोन गैस उत्सर्जित होती है। और भूकंप आने पर जो एक ऊर्जा
मतलब ऊर्जा पैदा होती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहा जाता है। ये ध्यान रखना, प्रत्यास्थ ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, चलिए भूकंप से संबंधित ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। वह स्थान जहां भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये है ना बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ध्यान से समझना। भूकंपीय लहरों का क्या कहा है कि जहां भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है। ऐसे नहीं कहा है कि भूकंप सबसे पहले कहां से उत्पन्न हुआ है, वो नहीं कहा है। ठीक है, मान लीजिए भूकंप यहां से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये है धरातल, यहां से उत्पन्न हुआ है और सबसे पहला प्रभाव यहां देखने को मिला है, तो यानी कि पूछा क्या है, इस चीज को पूछा गया है। ठीक है, भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले कहां किया जाता है? क्या भूकंप केंद्र पे किया जाता है, क्या भूकंप मूल पे किया जाता है, क्या होमोसिस्मल लाइन पर किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले तो होता मूल, यानी क्या होता है, जड़। ठीक है, मूल यानी क्या होता है, जड़। तो ये तो है साथियों आपका भूकंप मूल, यानी कि जहां से पैदा हुआ भूकंप। ठीक है, और उसके बाद में जो सबसे पहले जहां अनुभव किया जा रहा है वो है आपका भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र, एपिसेंटर। ठीक है ना, भूकंप केंद्र। तो उत्तर क्या है इसका, उसे कहा जाता है भूकंप केंद्र। भूकंप मूल क्या है, जहां से ये पैदा हुआ है। ठीक है, और होमोसिस्मल लाइन क्या है कि एक ही समय में आए हुए भूकंपों को मिलाने वाली रेखा। एक ही समय आने वाले भूकंपों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन कहलाती है। तो आपका उत्तर यहां से निकल के आ गया है भूकंप केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ज्वालामुखी उद्गार में सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्सर्जन होता है? यानी जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है बहुत सारी गैसें निकलती है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, या सबसे ज्यादा किसका उद्गार होता है? ठीक है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का होता है? जिन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं वो कहेंगे कि हाँ इसका होता है गुरुजी। क्या जल वाष्प का होता है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड का होता है, या नाइट्रोजन का होता है? अब ज्वालामुखी उद्गार में चारों ही चीजें निकलती है। ठीक है ना, ये सब निकलती है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि पूछ रहे हैं आपको तो आपको जाना है जल वाष्प के साथ, क्योंकि ये जो उत्सर्जन होता है इसका 80% होता है और बाकी सारे 20% में आ गए। ज्वालामुखी उद्गार होगा तो सबसे ज्यादा 80% जल वाष्प उसमें निकलेगी। ठीक है ना, इसके बाद में और तो मतलब बहुत सारे नाम दे रखे हैं इसके, लेपिली, स्कोरिया, टफ, बम वगैरह, बहुत बड़े पत्थर होते हैं बम, और ये सारे आपके स्कोरिया वगैरह चने के आकार के, और ये सब मैंने करवा रखे हैं आपको। ठीक है, इसमें से दो चीजें निकलती है, एक तो मैग्मा, ठीक है, और एक लावा। दोनों एक ही चीज है लेकिन दोनों अलग है। कैसे कि ये ज्वालामुखी है, ठीक है, ये ज्वालामुखी है। अब यहाँ पे जो अंदर जो गर्म पदार्थ है, ठीक है ना, ये जो अंदर जो गर्म पदार्थ है वो कहलाएगा आपके मैग्मा। ठीक है, और ये यहां से फिर बाद में ये यहां से बाहर निकला है यहां से, और उसके बाद में ये बाहर निकला तब ये कहलाएगा लावा। ठीक है, और फिर लावा भी फिर दो तरह का हो जाएगा। ठीक है, फिर आपके अम्लीय और क्षारीय और इस तरीके से वो भी अलग अलग हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे आपके ध्यान रखना कि इसका उत्तर आपका क्या है, जल वाष्प इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, विश्व का सबसे प्राचीन ज्वालामुखी कौन सा है? ठीक है ना, न सबसे ऊंचा पूछा न सबसे बड़ा पूछा, यहां पूछा है विश्व का सबसे प्राचीन ज्वालामुखी कौन सा है। क्या माउंट एटना विश्व का सबसे प्राचीन है, क्या कोटापेक्सी विश्व का सबसे प्राचीन है, क्या ओजस डेल सलेडो सबसे प्राचीन है, या स्ट्राम्बोली सबसे प्राचीन है? सबसे पहले मैं आपको उत्तर बताता हूं इसका उत्तर है साथियों माउंट एटना। माउंट एटना जो है वो सिसिली द्वीप इटली, ठीक है ना, इटली में पाया। अब कई जगह टेस्ट सीरीज में ये उत्तर दे रखा है, वहां पे ये लिख दिया कि मिलाना है और उसमें इटली नहीं लिख के सिसिली लिख दिया। तो कई जने मेल वगैरह आते हैं, कमेंट वगैरह आते हैं कि सर वहां पे ये प्रश्न गलत है, वहां आप वापस चेक करो, वहां पे तो इटली तो दे ही नहीं रखा। अरे सिसिली द्वीप दे रखा है, वो इटली में ही है, मतलब बिल्कुल एड्रेस बता दिया, पिन पॉइंट आपको भाई के सुमेरपुर में
यहाँ इस कॉलोनी में जाना है, और आप कह रहे हो कि नहीं सर सुमेरपुर, मतलब वहां पे तो कॉलोनी तो बता दी लेकिन वो बताई नहीं, मतलब मेन पिन पॉइंट चीज बता दी है। अब सिसली द्वीप और कहीं नहीं है, वहां इटली में ही है, तो ये वहां पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सिसली द्वीप इटली में पाया जाता है, इसका उत्तर भी आपका यही है। कोटापेक्सी जो है इक्वाडोर, इक्वाडोर में पाया जाता है, ठीक है। ये वैसे सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, लेकिन ठीक है ना, जागृत ज्वालामुखी के अंदर सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन इसमें क्या है कि पहले है ना ओजस डेल सलेडो सक्रिय नहीं था, सुसुप्त में आता था, लेकिन वर्तमान में जो है ओजस डेल सलेडो में ऐसी क्रियाएं देखी गई तो अब इसको सक्रिय में शामिल कर दिया गया। तो अब यदि प्रश्न बनता है सक्रिय में, तो आप ओजस डेल सलेडो और कोटापेक्सी दोनों में से क्या ऑप्शन दे रखा है उसके अनुसार देखना, क्योंकि आधी पुस्तकें बताएगी कोटापेक्सी को, आधी बताएगी ओजस डेल सलेडो को। कारण क्या है बताने का वो मैंने आपको दोनों को बता दिया है, ठीक है ना। ये अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, और ये स्ट्राम्बोली जो है ये लिपारी द्वीप पर है। कहां है? लिपारी द्वीप, और लिपारी द्वीप भी इटली के अंदर ही है, और इसे कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक, ये साथियों आपके आज की क्लास के अंदर जो मैंने प्रश्न छांट के शामिल किए थे, और उसके बाद में आपको पूरी व्याख्या के साथ में पूरा रिवीजन करवाया है, पूरे पहले टॉपिक से लगाकर लास्ट तक आपको रिवीजन करवाया है। कुछ एक प्रश्न जो है वो ऐसे छूटते हैं तो आपके काफी हद तक ये रिवीजन हो जाएगा। लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि विश्व के भूगोल के जो आपका टॉपिक है उसका 70% रिवीजन इससे आपके हो गया है, ठीक है। अब बचा पीछे 30%। तो एक क्लास जो लगभग आपके कितने समय की हुई है? 1 घंटा 21 मिनट, यानी कि लगभग 1.5 घंटे की क्लास है। और 1.5 घंटे की क्लास में आपको यदि देखने जाओगे प्रश्नों की संख्या तो 200-250 तक भी फैक्ट आपको मिले हैं, इसके अंदर कवर हुए हैं। लेकिन अपन फिर भी मान रहे हैं कि 125 तो बिल्कुल एग्जैक्ट अपने इसमें से निकले ही हैं, और बिल्कुल आने लायक प्रश्न जो समझने लायक और काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की ये एक क्लास है। ऐसी की ऐसी एक राजस्थान जीके की क्लास में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब समय तो देखो बचा नहीं, 20 तारीख आज हो गई है, कल 21 है, 22 से तो शायद नेट बंद हो जाएगा। तो 21 तारीख को कल मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान की एक जैसी बढ़िया हो सके आपकी इतने ही टाइम पीरियड की, जिसमें अधिक से अधिक जो है आपके मैटर कवर हो जाए, ताकि जो इर्द गिर्द जो चीजें हो वो भी कवर हो जाए। ऐसी कोशिश मैं करूंगा कि उसकी भी एक दे दूं, ताकि आपके बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। तो बस साथियों, आप लोगों की दुआएं चाहिए और कुछ भी नहीं, महादेव का आशीर्वाद चाहिए। बस मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।